वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। आज है फंडामेंटल का क्लास 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का ही आउटकम है। ठीक है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एग्रीमेंट का ही रिजल्ट क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, और ये तो बहुत ज़रूरी रहता है कि टर्म्स एंड कंडीशन वो लिखा रहे, चाहे तो ओरली चाहे तो रिटन। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये बात तो ज़रूर नोट करेंगे कि देयर मस्ट बी टर्म्स एंड condition agreed upon by all partners। पार्टनरशिप डीड में क्यों बनाते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड? तो वो एक तरह से एग्रीमेंट ही तो हुआ, जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ रहता है, जिसमें सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं, साइन करते हैं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन ओरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ हम ये भी नोट कर लेते थे, आइदर ओरल और रिटन। ठीक है, लेकिन जो लॉ होता है वो कंपलसरी नहीं बोलता है कि आप जो एग्रीमेंट है रिटन लिखें। लॉ डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, आप उसको ओरली भी लिख सकते हैं, ओरली भी बोल सकते हैं कि हाँ आप एग्रीमेंट में आ गए हैं, रिटन कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट में ये ज़रूर नोट कर लें कि लॉ डज नॉट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ठीक है, लॉ ये नहीं कहता है कि आपको एकदम कंपलसरी है और जो रिटन एग्रीमेंट ही होना चाहिए, तो रिटन एग्रीमेंट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रिटन एग्रीमेंट होने से क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रिटन एग्रीमेंट क्यों करते हैं लोग? रिटन एग्रीमेंट क्यों करते हैं लोग? टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स। आप लोग ओरली में ऐसे दोस्त यार में बहुत कुछ बातें भी करते हैं। ठीक है, बाद में जाकर के वो मुकर जाता है, तो फिर आप कैसे बोलेंगे कि आपने यही बोला था? ठीक है, आप उसको कैसे मनाएंगे? कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। ओरली का कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन रिटन में अगर आप उससे लिखवा लिए हैं कि तुम ये बात बोल रहे थे, यहाँ लिखो, साइन करो, तो आप बाद में अगर वो अपने बात से मुकर जाता है तो उसको दिखा करके आप बोल सकते हैं कि हाँ तुमने ये एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को तुमने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो बाद में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे तो डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होता है रिटन एग्रीमेंट होने से। तो रिटन एग्रीमेंट का ये फ़ायदा है। ठीक है, हम क्या बताएं कि लॉ ये नहीं बोलता है कि आप रिटन एग्रीमेंट ही करें, एकदम कोई कंपलसरी नहीं है। ओरली भी होता है, ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, लेकिन ये आपका चॉइस है कि आप रिटन एग्रीमेंट करें या ना करें। अगर आप करते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिट है। उससे क्या होता है कि आप अवॉइड करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट्स को। ठीक है, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा। तो जो एग्रीमेंट होता है रिटन में, इसमें हम लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं जो एक्ट होता है उसके अंदर। ठीक है, वो एक्ट के अंदर रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, साइन करते हैं और रजिस्टर भी कर लेते हैं। और यही जो रिटन एग्रीमेंट होता है
और चाहे तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है, इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो देयरफॉर सच written document which contains the terms and condition is called partnership deed। समझ में आया पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं? ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ रहता है, पार्टनर्स के द्वारा ड्यूली साइन रहता है और वो एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, तो इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड को हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सा पॉइंट्स लिखा रहता है? ये जो डीड होता है टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें कुछ पॉइंट्स होता है जो उसमें लिखा रहता है और उसमें पे पार्टनर साइन करता है। तो हम लिखेंगे कि इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट कंटेन्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट इसमें होता है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनरशिप डीड, आप किसी से एग्रीमेंट करते हैं तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए कि उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए। किसका नाम? जो फर्म का है, क्योंकि पार्टनरशिप ये लोग कर कहाँ रहे हैं? फर्म में कर रहे हैं, फर्म के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फर्म चलाने के लिए कर रहे हैं। तो द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो कि ये डीड में ये सारा पॉइंट्स लिखा रहता है। पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा क्या हो सकता है? आप सोचिए। हाँ, अब आता है पार्टनर कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, पहले फर्म का डिटेल्स हो गया, अब पार्टनर्स का डिटेल्स हो गया। और क्या होना चाहिए? तीसरा कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। और क्या? द फर्म पर्पस। द फर्म पर्पस टू डू। अब ये फर्म हम पहले भी पढ़े कि जो पार्टनरशिप होता है उसका कुछ एलिमेंट्स होता है, उस एलिमेंट में हम लोग पढ़े थे कि उसका पर्पस क्या होता है। ये भी उसका एक एलिमेंट ही है। ठीक है, तो पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट, अमाउंट ऑफ कैपिटल जो वो लोग लगा रहे हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। अमाउंट ऑफ कैपिटल जो एक एक पार्टनर लगा रहा है अपना, चाहे लगाएगा, लगा रहा है, चाहे जो भी कैपिटल लगाएगा। ठीक है, अब वो या तो उसमें दो मेथड हम भी बताए थे पहले कि फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो वो तो बाद का बात है कि कौन सा मेथड इसमें अडॉप्ट करता है, लेकिन जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा वो भी डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है, जो कैपिटल
लगाया है पार्टनर लोग, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, ठीक है, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, व्हाट इज विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें याद रखेंगे इंटरेस्ट अलाउड और नॉट, ठीक है, और इफ सो व्हाट विल बी इंटरेस्ट रेट, ठीक है। छठा नंबर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो लोग पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो इसमें उसका लिमिट बता देना है कि कितना तक वो निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना तक वो पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। लिखेंगे हाउ मच विथड्रॉवल्स अलाउड, कितना उन्हें अलाउ किया गया है विथड्रॉ करने के लिए। मान लीजिए वो कैपिटल 1 लाख लगाए और 2 लाख निकालना चाहते हैं बिजनेस से, तो ये तो अलाउड नहीं है, ठीक है, जो तो इसलिए पहले से ही लिमिट उनका बांध दिया जाता है। कोई पार्टनर ज़्यादा कैपिटल लगाया, कोई पार्टनर कम कैपिटल लगाया है, ठीक है, तो ज़्यादा कैपिटल वाला ड्राइंग्स कम करता है और कम जो कैपिटल लगाया है वो ज़्यादा ड्राइंग्स कर रहा है, तो ये तो सही बात नहीं है, तो इसीलिए पहले से ही इसको लिमिट में बांध दिया जाता है। अगला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जो ड्राइंग करते हैं उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं, फर्म जो है वो पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा कि नहीं जब वो पैसा बिजनेस से निकालते हैं, ठीक है, और अगर निकालते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो ये दोनों सेम चीज है कि अगर इंटरेस्ट अलाउड, यहाँ इंटरेस्ट अलाउड और नॉट, और इफ सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, यहाँ इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज और नॉट, और इफ सो व्हाट विल बी इंटरेस्ट रेट, इसका इंटरेस्ट रेट क्या रखा जाएगा। 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे। 8वां पॉइंट इसमें और क्या डिस्कस कर सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर जो फर्म होता है वो प्रॉफिट कमाता है तो वो किस रेशियो में पार्टनर्स को प्रॉफिट को बांटेगा, ठीक है, इक्वल अमाउंट में बांटेगा या फिर जितना जितना कैपिटल लगाया है उसके हिसाब से बांटेगा। तो ये पहले से ही एग्री कर लेता है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें लिखा रहता है और सब लोग एग्री करके उसमें साइन करते हैं ताकि बाद में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। 9वां सैलरी। 9वां क्या होता है, सैलरी। पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलता है तो कितना मिलेगा, ये भी एग्रीमेंट में पहले से डिस्कस हो गया रहेगा। अगला है गुडविल। तो जब एडमिशन होता है पार्टनर का, ठीक है, जब एडमिशन होता है चाहे रिटायरमेंट होता है, तो वैल्यूएशन ऑफ जो गुडविल होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड क्या होगा, किस तरह से इसको वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है,
मतलब जब एडमिशन होता है पार्टनर्स का, चाहे रिटायरमेंट होता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन कौन सा मेथड पे होगा? अगला नंबर, अकाउंटिंग पीरियड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, आप लोग अभी तक पढ़े हुए, एक कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग पीरियड और एक फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंड करता है, और एक कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और एंड करता है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो अकाउंटिंग ये जो नॉर्मल जनरल सा होता है वो आप जानते हैं, लेकिन फर्म जो पार्टनरशिप में ये लोग घुसे हैं पार्टनरशिप डीड में, तो उसमें पहले से ही नोट कर लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड क्या फॉलो करना है ये लोग को। तो वेदर ये फाइनल अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, या तो वो हाफ ईयरली करते हैं, ईयरली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पहले से ही अपना पार्टनरशिप डीड में ये सारा चीज़ को नोट कर लेते हैं। ठीक है, ईयरली और हाफ ईयरली। ठीक है, अगला नंबर, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट। ठीक है, फर्म का जो अकाउंट होगा उसको कौन सा मेथड पर रिकॉर्ड करेंगे? तो जो इसका कस्टडी होगा, सेफ कस्टडी, वो बुक्स ऑफ अकाउंट पे होगा या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स में? अगला नंबर है ऑडिटिंग, फर्म का ऑडिट होगा या ना होगा। ठीक है, और अगर ऑडिट होता है तो फिर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन से मोड पे होगा? ठीक है, मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। ठीक है, बुक्स ऑडिटेड और नॉट, और इफ सो, अगर ये ऑडिट होता है तो मोड क्या होगा ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट का? मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, मतलब ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हैं तो किस तरह से अपॉइंट करते हैं? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप में कब से एंटर किए हैं? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, किस डेट में आप लोग पार्टनरशिप में एंटर किए हैं, ये एग्रीमेंट कब हुआ है, किस डेट को हुआ है? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कितने साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं आप लोग, ये पहले से ही क्लियर होना चाहिए। अगला, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, ये केस लॉ है, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये गार्नर वर्सेस मर्रे का क्या केस था। ठीक है, जो डिसीजन हुआ था कोर्ट में वो किसके अगेंस्ट में हुआ था, किसके फेवर में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में थ्योरी में भी क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। और जब इंसॉल्वेंसी होता है पार्टनर का तो फिर जो डिसीज़न होता है वो इसी केस से रेफ़र करके लेता है या फिर नहीं लेता है, तो ये पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि ये यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे को यूज़ करता है कि नहीं। अगला है बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट खोलते हैं, और यहाँ पर तो पार्टनरशिप चल रहा है, एक आदमी तो है नहीं जो एक आदमी का अकाउंट चलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो अपना अकाउंट खुलवा लिया है और पूरा बिजनेस का काम चल रहा है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि जॉइंट अकाउंट खुलेगा या फिर फर्म के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, या फिर
किसी एक पार्टनर के नाम से अकाउंट खुलेगा, और अकाउंट जिसके भी नाम से खुले, जैसे भी खुले, वो चेक को साइन कौन करेगा ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आप चेक किसी को देते हैं तो उसमें साइन कौन करेगा, कौन पार्टनर करेगा, या तो सभी का साइन इम्पोर्टेंट है या फिर किसी एक पार्टनर का साइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला नंबर 18 नंबर पॉइंट कि रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से एडमिशन होगा, या तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए या तो किसी एक का चाहिए, ये सारा चीज़ पहले से ही इसमें डिटेल में लिखा रहता है। या तो किसी का कंसेंट नहीं चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है, कंसेंट तो सबका ही चाहिए होता है। ठीक है, तो रूल्स फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जो भी रूल्स इसमें लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में, उसी के हिसाब से पार्टनर का एडमिशन होगा, नया पार्टनर आएगा। इसी तरह रिटायरमेंट का भी होगा। ठीक है, ऊपर वाला सेम पॉइंट, जो जहाँ एडमिशन है वहाँ सिर्फ रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट होगा तो कौन सा रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है जो होता है 20, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो डिस्प्यूट्स होता है उसका आप लोग सेटलमेंट कैसे करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, और अगर आप लोग से आपस में सॉल्व नहीं होता है तो क्या आप आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड, ये पहले से आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा कि नहीं अगर डिस्प्यूट होता है तो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है पार्टनरशिप डीड का। इम्पोर्टेंस, पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस। और मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड हुआ ही नहीं, तब कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, इसके लिए कोई लॉ है कि नहीं, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं, कि बिना पार्टनरशिप डीड का ही, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो पार्टनरशिप डीड तो है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर क्या किसी का राइट नहीं बनता अपने प्रॉफिट का शेयर लेने का। ठीक है, चाहे तो कैपिटल का इंटरेस्ट, जो हम लोग इसमें इतना सारा पॉइंट पढ़े कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस है उसका तो क्या वो ड्राइंग करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए कोई रूल है कि नहीं, और ड्राइंग करेगा तो कितना करेगा, इसके लिए कहीं कोई रूल है कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, अगर आप एग्रीमेंट ही नहीं किए तो फिर रिटर्न में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है कि आपको भी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सैलरी का एंटाइटलमेंट है कि नहीं है। ठीक है, एडमिशन होगा तो गुडविल का किस तरह से वैल्यूएशन होगा। ठीक है, जो अकाउंटिंग पीरियड होगा वो आप कौन सा फॉलो करेंगे, ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड होगा ही नहीं तो फिर क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि इट रेगुलेट्स rights, duties and liabilities of each partner। ठीक है, राइट, ड्यूटी और लाइबिलिटी। एक और चीज़ हम फिर से रिमाइंड करना चाहते हैं कि लॉ जो है वो कंपलसरी नहीं कहता है कि पार्टनरशिप डीड बनना चाहिए, कंपलसरी नहीं है, ये आप अपने मन से बनाते हैं। ठीक है, ये डिज़ायरेबल होता है। अब चलिए इम्पोर्टेंस में पहला पॉइंट देख लें कि रेगुलेट है, रेगुलेट्स राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी। दूसरा नंबर कि इससे क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम होता है, अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पार्टनर। ठीक है,
तीसरा पॉइंट, जो डिस्प्यूट्स होता है उसको कैसे ईजिली सेटल किया जा सकता है। अगर आपस में नहीं डिस्प्यूट सॉल्व होता है तो फिर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, डिस्प्यूट्स, हम बस इतना ही लिख रहे हैं कि डिस्प्यूट, बाकी आप समझ जाइए कि डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाएगा। लेकिन बेस्ट क्या होना चाहिए? was to have written partnership deed। ये मेरा एक सजेशन है, चाहे तो बुक का भी सजेशन है, ये आपके लिए भी होगा कि आप भी अगर किसी को सजेशन देंगे तो आप यही बोलेंगे कि रिटन पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, जो कि ड्यूली साइंड होता है बाय ऑल पार्टनर्स। और सिर्फ साइन होने से काम नहीं चलेगा, ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। जो एक्ट है, रेलिवेंट एक्ट है, उसके अंदर ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड होता है तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो मानना ही मानना पड़ेगा। अब रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, थोड़ा मेरा राइटिंग खराब होते जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए माइंड मत कीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो किस तरह से बटेगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस इक्वली बटेगा। अब कैपिटल वो जितना भी लगाए उससे कोई मतलब नहीं, कोई 10 लाख लगाया, कोई 1 लाख लगाया, कोई 20 लाख लगाया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या होगा, हमेशा इक्वली बटेगा। ठीक है, शेयर्ड इक्वली। हम क्या बता रहे हैं, ये रूल है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दूसरा नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोविजन होता है तो मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर ये लिखा हुआ ही नहीं है कुछ, आप पार्टनरशिप डीड किए ही नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चौथा नंबर है सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर का सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कोई भी पार्टनर एंटाइटल्ड नहीं है सैलरी के लिए। नो सैलरी नहीं, और सैलरी तो नहीं लेगा, साथ में कमीशन भी उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ना ही सैलरी मिलेगा ना ही कमीशन मिलेगा। पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। लेता है पार्टनर से, ठीक है, जो फर्म है एक तरह से लोन ही लिया है पार्टनर से, और अगर लोन लेता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट 6% देना पड़ता है फर्म को पार्टनर को। ठीक है, अगर पार्टनर से लोन लिया है
ठीक है। जब फर्म है वो लोन लिया है पार्टनर से, तो जो रेट होगा वो 6% इंटरेस्ट उसको देगा। अगर फर्म लॉस में भी जाता है, ठीक है, इफ लॉस, अगर फर्म लॉस में भी जाता है तब भी इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लॉस में भी जाएगा तब भी इंटरेस्ट देगा। छठा नंबर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सारा पॉइंट्स हम लोग फिर से पढ़ रहे, लेकिन यहाँ क्या है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो ये यहाँ पर ध्यान दे रखिएगा कि विदाउट कंसेंट, बिना कंसेंट का नया पार्टनर को आप एडमिशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नॉट अलाउड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जितना भी पार्टनर्स अभी फर्म में काम कर रहा है, वो लोग का जब तक कंसेंट वो लोग हाँ नहीं करता है, तब तक नया पार्टनर का एडमिशन भी नहीं होगा। सातवां, पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये आपका राइट है कि जितना भी पार्टनर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है बिजनेस में, पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आठवां जो लास्ट पॉइंट है, जो पार्टनर्स होते हैं, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म। क्योंकि सब बराबर के हकदार है, इसलिए जो भी बुक्स ऑफ फर्म होगा वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं, एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम, ठीक है, उसका कॉपी भी ले जा सकते हैं अपने साथ। तो ये सारा राइट्स था जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।